एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th के इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका है ये आज पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर 107, 108 एंड 97 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इनको इंक्लूड किया है विद सॉल्यूशंस, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और लाइक जरूर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं कंबशन के साथ। तो कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। अच्छा, घर में हमारे खाना बनता है ना बर्निंग के साथ। और भी आपने देखा होगा सर्दियों में अंगीठी जलाते हैं, है ना, कई बार सुना होगा अंगीठी बंद कमरे में जला देते हैं तो मर भी जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो कंबशन के बारे में हमें सबसे पहली तो चीज़ ये पता होना चाहिए, इट इज़ एसेंशियली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलेगी। और दूसरा ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। एयर की प्रेजेंस में हम कंपाउंड को गर्म करते हैं, और जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये हीट एंड लाइट, ये दोनों हमें मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कंबशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये तो हो गई किसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें समझना पड़ेगा कार्बन और उसके एलाट्रोप्स। एलाट्रोप्स मतलब कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड, किसी को भी आप हीट कीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। ठीक है, अब सिंपली आप देखें ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि कार्बन पे किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ध्यान रखिए कंबशन इज एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कंपाउंड है जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। मतलब किसी भी जो हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मार्क माय वर्ड, CO2 एंड H2O बनेंगे और हीट और लाइट तो साथ में निकलेगी ही। तो ये तो हो गया मीथेन का कंबशन। ये अगर यहाँ हम बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन के कंबशन के लिए देखिए यहाँ पे CO2 और H2O बनेगा। अब प्रॉब्लम बच्चे को आती है इक्वेशन को बैलेंस करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन। ये क्या है, CHO एल्डिहाइडिक फॉर्मूला, है ना। तो देखिए 3 कार्बन इधर है, तो यहाँ पे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया CO2 को। यहाँ पे मैंने देखा 8 हाइड्रोजन एटम है, तो H2O को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बाकी कौन बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, इधर कितना है, 3 2 जा 6 + 4 10 हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो सीक्वेंस ध्यान रखिए, CHO पहले कार्बन, देन हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। रटने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को। और प्रोडक्ट आपको पता ही है CO2 और H2O बनने वाले हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन प्रोडक्ट होता है वो CO2 और H2O होता है। हीट और लाइट तो निकलने वाली ही है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोपेन होता है ना, ये हमारे LPG गैस में यूज़ किया जाता है। और आप तो जानते ही हैं LPG गैस से जो कंबशन प्रोसेस होती है हमारे घर में, जो कुकिंग का जो प्रोसेस है, LPG गैस जो हम यूज़ करते हैं वो सबसे अच्छा कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इथाइल एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका भी कंबशन होता है, ये भी तो कार्बन कंपाउंड है भाई। तो इसके कंबशन से भी CO2 और H2O बनेंगे। ये इक्वेशन आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। पहले कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, और हीट और लाइट तो निकलने ही वाला है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आपको ये 3 कंपाउंड लेने हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर एंड एल्कोहल। इनको आपको बर्न करना है। बर्न करने के बाद इनके जो फ्लेम का जो नेचर है वो हमें ऑब्जर्व करना है, क्या उसमें स्मोक निकल रही है ये हमें देखना है। और तीसरा, हमें एक मेटल प्लेट रखना है ऊपर, और हमें ये देखना है क्या उसमें कोई कुछ डिपोजिशन हुआ है क्या। तो इस एक्टिविटी को यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी किस लिए प्लान की गई है, ये हमें ये बताने के लिए प्लान की गई है कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो येलो फ्लेम और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, या जिसे हम सूटी फ्लेम भी कहते हैं, उसके साथ बर्न होते हैं। ये आपको याद रखना है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसके बारे में डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए एल्कोहल क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा।
कोई भी यहाँ पे डिपोजिशन प्लेट पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्कोहल एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अगर हम नेफ्थलीन और कैम्फर की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए ये येलो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। ऑब्जर्वेशन का है, घर में कपूर जलाते हैं ना हम, जो पूजा करते हैं, तो देखा नहीं वो कैसा जलता है, काला काला सा धुआं भी निकलता है और रेडिश येलो कलर की फ्लेम निकलती है। तो बस वही फ्लेम, उसी फ्लेम को हम येलो सूटी फ्लेम कहते हैं। घबराने, ये जो दोनों बंदे हैं ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और जो एल्कोहल है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपके, ठीक है, सैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड कर दी या इनसफिशिएंट कर दी, मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन ही सफिशिएंट नहीं है, तो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे। ध्यान रखिए, मतलब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर करनी होगी, तभी तो क्या होता है कि जो सर्दियों में जो अंगीठी बंद करके जो सो जाते हैं, रूम अंगीठी जला लेते हैं और रूम को बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही डेथ का रीज़न होती है। इसीलिए हम यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है कि ऑक्सीजन सप्लाई अगर लिमिटेड है या इनसफिशिएंट है, तो चाहे आपका जो कार्बन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड हो, वो भी सूटी फ्लेम के साथ ही बर्न होगा। अभी एक्टिविटी 4.4 में बुनसन बर्नर के क्या है, हमने एडजस्ट करके उसके जो फ्लेम है उनको हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप, ये बहुत सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, व्हेन एयर होल्स गेट्स इनसफिशिएंट एयर तो हमें येलो सूटी फ्लेम मिलती है, और जब एयर ये होल, एक्चुअली इट इज़ होल, व्हेन एयर होल गेट सफिशिएंट एयर वी गेट ब्लू फ्लेम। तो ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, एक्टिविटी भी बहुत आसान है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, जैसे कि जो कैरोसिन होता है, ये क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसमें C10 से लेके C16 तक की कार्बन चेन होती है, मतलब C10 से C16 तक के कार्बन की चेन लेंथ वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें होते हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्निंग पे कैसे जलेंगे? क्लीन फ्लेम के साथ। और जो हमारी LPG होती है इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्यूटेन, जो कि क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और प्रोपाइलिन एंड ब्यूटाइलिन ये दोनों बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये क्या है, ये एल्कीन्स हैं, है ना। तो ये भी जब बर्न होते हैं तो ये भी कैसे, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, क्योंकि जो हमारा गैस स्टोव होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और उन होल्स से उनको सफिशियंट एयर मिलती है और कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, LPG और केरोसिन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब हम बात करते हैं कि कुछ सब्सटेंस होते हैं वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और कुछ बिना फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कोयले जो होते हैं ना, जिनको हम जब गर्म करते हैं तो शुरू में तो वो फ्लेम के साथ जलते हैं और बाद में उनमें हीटिंग तो रहता है लेकिन फ्लेम नहीं आती है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारे घर की जो गैस होती है LPG गैस, वो फ्लेम के साथ जलते हैं। जो नॉन वेपराइजेबल सब्सटेंस होते हैं वो फ्लेम के साथ नहीं जलते। तो क्या होता है, कोयले में पहले जो कोयला कैसा होता है, पोरस होता है, उसमें होल्स होते हैं। तो होल्स में क्या होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो जब तक वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस बर्न होते हैं तब तक तो कोयला फ्लेम के साथ जलता है, और बाद में जब वो वॉलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हो, तो वो जब निकल जाते, खत्म हो जाते हैं, तो फिर जो कोयला होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता, लेकिन हीटिंग तो वो तब भी देता है। आपने देखा होगा जो मक्का वगैरह सेकते हैं ना, ये भुट्टे जो सेकते हैं, आपने देखा होगा रोड साइड, वो अंगीठी मतलब सिगड़ी भी बोलते हैं उसे, जिसमें वो कोयला जला के और भुट्टे को सेकते हैं। वहाँ ये चीज़ें आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शहरों में भी मिलते हैं ये तो भुट्टे सेकने वाले, भुट्टे यानी मक्का। यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बना है, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन चैप्टर 1 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले तो क्या होता है वो समझना होता है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की सप्लाई करे, मतलब दैट इज कैपेबल टू एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल बच्चों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे KMnO4 कहते हैं, इसका कलर पर्पल होता है, जिसे कुछ लोग पिंक भी कहते हैं। और ये कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन का मतलब उसमें थोड़ा सा है, जैसे KMnO4 का जो पाउडर होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, उसको पानी में घोल दीजिए और थोड़ा सा उसमें बेस मिला दीजिए, जैसे थोड़ा सा NaOH मिला दीजिए, तो क्या बन जाता है, वो एल्कलाइन बन जाता है। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, एसिडिफाइड मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिला दीजिए उसमें। ठीक है,
थोड़ा सा डाइल्यूट, मतलब कोई भी उसमें एसिड मिला दीजिए तो वो एसिडिफाइड हो जाता है। तो ये जो दो जो बंदे आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। क्या काम है इनका? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी है कि हमको ये इथेनॉल लेना है, वाटर बाथ यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो वाटर बाथ का मतलब होता है ऐसे किसी बीकर में आपको पानी भरना है और उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल लेके उसको हीट करना है। तो ये वाटर बाथ वाला जो ये सेटअप है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया, तो उसका जो पिंक कलर है या पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। हमने ज़्यादा एक्सेस में ऐड किया तो पर्पल कलर रह जाता है, फिर वो गायब ही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है, जब आप ये ऐड करते हैं चाहे ये एल्कलाइन KMnO4 को, तो वो क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो जितना भी इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बंदा पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है एसिटिक एसिड में या इथेनोइक एसिड में, फिर भी आप ऐड किए जा रहे हैं KMnO4, तो क्या होगा, वो उसको KMnO4 को यूज़ ही नहीं करेगा क्योंकि यूज़ करने वाला कोई बंदा बचा ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपका जो KMnO4 का जो पिंक कलर है या पर्पल कलर है वो परसिस्ट करता है, वो गायब नहीं होता है। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यही इस एक्टिविटी के बारे में समझाया गया कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो याद रखने हैं आपको। और एक बिगनिंग में KMnO4 का कलर गायब हो जाता है और बाद में KMnO4 का कलर परसिस्ट करता है यानी कि रिटेन करता है। इन सब के रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है कि कोई भी जोड़ दीजिए आप किसी भी सब्सटेंस में। तो एडिशन सब रिएक्शन हमेशा आप बच्चों ध्यान रखिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ होगी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जो आपके सिलेबस में वो क्या है, एल्कीन, ठीक है, और दूसरे क्या है, एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन का जो हाइड्रोजिनेशन है, ये देखिए जो हाइड्रोजिनेशन है वो एडिशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे ईजी भी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल लिया, एल्कीन का। इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड। तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और कार्बन फिर एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके इस तरह से अपनी वैलेंसी फ्री कर लेता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। बाकी ये जो एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो तो ऐसे एज इट इज़ रहेंगे। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है। अच्छा, इथाइन का भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इथाइन की अगर ये कैटलिस्ट का काम करता है, निकल, लेड, प्लेटिनम, ये मेटल जो होते हैं ये मेटल कैटलिस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लीजिए आप और चलिए मैं प्लेटिनम या निकल कोई भी कैटलिस्ट ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा आपका ईथेन। मतलब एल्काइन भी एडिशन रिएक्शन देते हैं, ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक में सिर्फ एल्कीन का एग्जाम्पल दिया तो वही देगा। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो उन सब पे हाइड्रोजन ऐड होता है और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 12, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन। ये इसको आपको एग्जाम्पल मिल गया है ना। अब इसका इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है, तो आपने सुना होगा वनस्पति घी, डालडा घी। इसमें हलवाई क्या है, ये इसको बहुत यूज़ करते हैं मिठाई बनाने। वो कहते हैं ना घी की मिठाई है, वो एक्चुअली डालडा घी यूज़ करते हैं जिसको वनस्पति घी भी कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना हमारे, उनका हाइड्रोजनेशन करके जो घी बनाया जाता है उसे हम वनस्पति घी कहते हैं यानी कि डालडा घी कहते हैं। तो ये आपका इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन का, उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया एडिशन रिएक्शन क्या होगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी भी कंपाउंड को, मतलब किसी को, हर किसी को तो नहीं, पर मान लीजिए आपके सिलेबस में हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर ऐड कर लेते हैं और वो सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपके हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे घी एक सैचुरेटेड फैट होता है। घी किससे मिलता है हमें, एनिमल से। गाय का घी, भैंस का घी, जो एनिमल फैट्स होते हैं जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनमें होता है ना। और जो ऑयल होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसलिए कहते हैं घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो ऑयल होते हैं, ऑयल किससे मिलते हैं हमें, ऑयल मिलते हैं प्लांट्स से, जबकि घी हमें मिलता है एनिमल्स से। तो एनिमल्स जो फैट होती है वो सैचुरेटेड होती है और जो प्लांट्स जो फैट है यानी कि जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड होती है। तो इसीलिए उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है। अच्छा, अब अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो देखिए ये तीनों बंदे तो क्या है, एल्केन। क्यों, क्योंकि CnH2n+2 को ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। N = नंबर ऑफ कार्बन एटम।
और बाकी ये CnH2n यानी कि ये क्या है एल्कीन, C2H2 ये क्या है एल्काइन, तो इसलिए यही बंदे क्या देंगे आपके एडिशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल्स याद करने हैं और हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन याद करना है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन को समझिए, जैसे कि ये देखिए ये मीथेन है, ठीक है, इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम है। अब मैंने इसका हेलोजनेशन यानी क्लोरीनेशन करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, ये ध्यान रखिए आपको यहाँ पे सनलाइट या यूवी लाइट लेना होगा, ये मैंडेटरी है, ये आप नहीं लेंगे तो हेलोजनेशन नहीं होगा। तो क्या होता है, ये वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन अगर रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, तो इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का अब आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं उनके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। Substitution reaction in which one type of atom or a group of atoms in a molecule is replaced by different atom or group of atoms, तो उसे हम कहते हैं substitution reaction। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको आप सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ये है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हेलोजन एटम, जो कि यहाँ पे क्या है क्लोरीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लिखना जरूरी है, सनलाइट या फिर यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो उसकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये डेफिनेशन हो गई और ये एग्जाम्पल हो गया, इसमें सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 2 में से 2 मार्क्स अपने निकाल लीजिए। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता देती हूँ, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन है 2, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि जब हम वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर, इथाइन मतलब एसिटिलीन, दैट इज दिस कंपाउंड, ये एल्काइन है। तो ये कह रहे हैं कि आप एयर और इथाइन का मिक्सचर क्यों नहीं लेते हो, जबकि कंबशन में तो एयर की प्रेजेंस में ही आप हीट करते हैं, तो आप ऑक्सीजन क्यों ऐड करते हो उसमें, एयर ही क्यों नहीं ले लेते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वेल्डिंग के लिए हमको लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। वेल्डिंग तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो आप किसी भी मार्केट में बहुत आसानी से आप किसी वेल्डिंग की दुकान पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन का रिक्वायरमेंट होता है, तब ये टेम्परेचर हमें गेन होता है। लेकिन अगर आप एयर में इसको हीट करेंगे ना तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, आपको एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई करनी ही पड़ेगी, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन, इसलिए हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है। तो अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। टिल देन कीप वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।